जय हिंद एंड नमस्कार साथियों। तो मैं कृष्णनंदन सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज उट्स पर। तो जैसा कि इस चैनल पर आप लोगों के लिए सोशल साइंस का 500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस चल रहा था, जिसमें से आप लोग लगभग 120 क्वेश्चन कर चुके थे। और इधर कुछ दिनों से कुछ इशू के कारण आप लोगों का क्लास नहीं हो पा रहा था, जो कि आज से हम लोग फिर से इस क्लास को कंटिन्यू करेंगे और बाकी बचे आगे जो भी क्वेश्चन है वो सारे को देखेंगे। तो आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए जिस संस्था का उदय हुआ था वो संस्था है यूरोपीय संघ। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो ये बात बोले थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा इसका इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये बात मार्टिन लूथर ने कहे थे। यहाँ से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है। यानी कि भारत में कोई भी व्यक्ति मतदाता कब बन सकता है, वो वोट कब कर सकता है, उसका जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितना है। तो भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु सीमा लगभग सारे लोगों को पता होगा कि वह 18 साल की है। कितने साल की? 18 साल की न्यूनतम आयु सीमा है। यानी कि जिस व्यक्ति का आयु 18 वर्ष हो जाएगा वो क्या है, वोट दे सकता है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो भारत में जो शासन प्रणाली है वो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है। भारत में कोयला का सर्वाधिक उत्पादन राज्य इनमें से कौन है, तो वो बताना है। तो कोयला का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है भारत में, तो वो किया जाता है ऑप्शन बी, झारखंड में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। यानी इसमें से भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन है, तो वो है टाटा लौह इस्पात कंपनी, जिसका शॉर्ट नेम क्या है, टिस्को। टिस्को, टाटा लौह इस्पात कंपनी। ऑप्शन बी क्या होगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज एक क्या है, सड़क मार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क मार्ग से क्या है, संबंधित है, क्योंकि इसी स्वर्णिम चतुर्भुज के अंदर भारत के चार प्रमुख महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली एक राष्ट्रीय राजमार्ग का परियोजना का निर्माण किया गया। नेक्स्ट यहाँ से अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गंडक परियोजना है। यानी कि गंडक परियोजना इनमें से कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए बेतिया में, ऑप्शन बी वाल्मीकि नगर, ऑप्शन सी मोतिहारी या ऑप्शन डी छपरा में। तो गंडक परियोजना हमारा स्थित है, वो स्थित है वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुकूल नहीं है। यानी कि इनमें से कौन सी बात है जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल नहीं है, तो वो है हमारा बहुसंख्यकों का क्या है, शासन। बहुसंख्यकों का शासन ये क्या है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। यानी कि लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है, तो ये क्वेश्चन सारे लोगों को पता होगा कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की सक्रिय
सहभागिता पर। किस पे निर्भर करती है? तो नागरिकों की सक्रिय सहभागिता पर क्या करती है? लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम है, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का एक दुष्परिणाम क्या है? तो वो है ऑप्शन डी, अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोयला है, यानी कोयला एक क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है, या नवीकरणीय संसाधन है, या जैव संसाधन है, या इनमें से कोई नहीं है? तो कोयला हमारा एक प्रकार का क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय का मतलब कि इसका एक बार उपयोग करने पर ये खत्म हो सकता है, इसलिए कोयला एक प्रकार का अनवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, भूस्खलन है, यानी कि भूस्खलन क्या है? प्राकृतिक आपदा, या मानव जनित आपदा, या सामान्य आपदा, या इनमें से कोई नहीं? तो भूस्खलन हमारा एक प्राकृतिक आपदा है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, महासागर तल के कंपन का परिमाण है, यानी कि महासागर में जो कंपन होता है उसके कंपन के तल का परिमाण इनमें से क्या है? तो महासागर में जो कंपन होता है वो होता है सुनामी के कारण। किसके कारण? इसीलिए इसके कंपन तल का परिणाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुनामी। अगला क्वेश्चन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो सर्वप्रथम भूकंपीय तरंग आया था उस भूकंपीय तरंग का नाम क्या था? तो वो तरंग था पी तरंग। जो पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम भूकंप आया था उस तरंग का नाम है पी तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सुनामी का संबंध है, सुनामी का संबंध इनमें से किससे है? आप लोगों को बताना है। तो सुनामी का संबंध किससे होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार हम लोग पीछे कर चुके हैं कि सुनामी का संबंध समुद्र से होता है। किससे? समुद्र से। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? तो सारे लोगों को पता होगा कि दीर्घकालीन यानी ज्यादा समय के लिए जो ऋण प्रदान करती है वो संस्था कौन सी है? तो वो संस्था है भूमि विकास बैंक। कौन सी संस्था है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली? तो वो संस्था है ऑप्शन बी, भूमि विकास बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है जिसको कहा जाता है क्या? आर्थिक विकास को तीसरे क्षेत्र को कहा जाता है ऑप्शन डी, कृषि। क्या होगा? ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास के तीसरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास के लिए कितने क्षेत्र है? 3 क्षेत्र है। तीनों क्षेत्रों का नाम है, एक का प्रथम क्षेत्र यानी कि प्राथमिक क्षेत्र, दूसरे का नाम है द्वितीयक क्षेत्र, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं। पहला है क्या? प्राथमिक क्षेत्र, उसके बाद है द्वितीयक क्षेत्र, और तीसरा है क्या? तीसरा हमारा है तृतीयक क्षेत्र जिसको हम लोग कहते हैं सेवा क्षेत्र। उसी को सेवा क्षेत्र के नाम से पुकारा जाता है। तीसरा जो तृतीयक क्षेत्र है उसी को सेवा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इसीलिए आर्थिक विकास का हमारा तीसरा क्षेत्र क्या है? तो वह है हमारा ऑप्शन डी, सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है? तो नई आर्थिक नीति में इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है और किसे नहीं सम्मिलित किया गया बताना है। तो ये क्वेश्चन का जिक्र हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से किए थे कि नई आर्थिक नीति के अंतर्गत किसको किसको सम्मिलित किया गया है। तो उसमें किया गया उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों को सम्मिलित किया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नई आर्थिक नीति में किसे किसे सम्मिलित किया गया है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण,
इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में पिछले वीडियो में तो डिटेल में जाने थे, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन सेशन है, इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ज़्यादा अंदर तक क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए जो आवेदन शुल्क लगता है वो इनमें दिया नहीं गया है, नहीं ये है, नहीं ये है, नहीं ये है, इसीलिए सही आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कह रहा है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सभी लोगों को पता होगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। तो वैश्वीकरण के मुख्य अंग 5 है। वैश्वीकरण का जो मुख्य अंग है वो 5 है। कौन कौन है, तो हम बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। पहला है आर्थिक वैश्वीकरण, सांस्कृतिक वैश्वीकरण, राजनीतिक वैश्वीकरण, तकनीकी वैश्वीकरण और सामाजिक वैश्वीकरण। पहला क्या है, आर्थिक वैश्वीकरण, दूसरा सांस्कृतिक वैश्वीकरण, तीसरा राजनीतिक वैश्वीकरण, चौथा तकनीकी वैश्वीकरण और पांचवा सामाजिक वैश्वीकरण। ये पांच है जो कि वैश्वीकरण का मुख्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है। यानी इसमें से जो सेवा दिया गया है, इसमें से कौन सी सेवा गैर सरकारी है, तो वो है ऑप्शन बी, वित्त सेवा। वित्त सेवा क्या है, सरकारी सेवा नहीं है। गैर सरकारी का मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी सेवा ना हो। तो अब पुलिस यहाँ से क्या, पुलिस एक सरकारी सेवा है, डाक सेवा भी सरकारी सेवा है, रेल सेवा भी सरकारी सेवा है। वित्त सेवा जो है क्या है, एक गैर सरकारी सेवा है, यानी प्राइवेट सेवा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। किसको, भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है, वह शहर है ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था। कौन संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो वो है इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। यानी कि इसमें संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा गया है। किसको, भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया है, वह शहर है ऑप्शन ए, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन है हमारा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। यानी कि इनमें से कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो वो है ऑप्शन सी, इकहरी शासन व्यवस्था। कौन संघ राज्य की व्यवस्था नहीं है, तो वो है इकहरी शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार का उदाहरण है। यानी कि इसमें संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो वो है ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका क्या है, एक संघ सरकार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में
से किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किए थे जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने निम्नलिखित में से किन बिंदुओं पर सफलता पाई है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था इनमें से किन बिंदुओं पर सफलता पाई है? तो जिन बिंदुओं पर सफलता पाई है वो बिंदु है हमारा यहाँ से ऑप्शन सी, बहुसंख्यक समूह और अल्पसंख्यक समूह के एक साथ एक जैसा व्यवहार करता है। जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो क्या करता है? बहुसंख्यक समूह और अल्पसंख्यक समूह के साथ एक जैसा व्यवहार करता है। तो क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था इसी बिंदु पर क्या है? सफलता पाई है। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 29 है। 29 नंबर क्वेश्चन है, दूसरे संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह है उसका प्रयोग संसाधनों की खोज के लिए किया जाता है। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो संसाधनों की खोज के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? यानी इनमें से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? तो वो है ऑप्शन ए, देहरादून। देहरादून है जो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? 31 क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन तो सारे लोगों को पता होगा। इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, जल्दी से आंसर करिए इस क्वेश्चन का। कौन राज है जो पिछड़ा राज है इसमें? तो वो राज सबको पता है कि वो है ऑप्शन सी, बिहार राज्य। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, भारत में वित्तीय वर्ष 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है? तो इसमें से भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, वो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये क्वेश्चन हम पहले भी किए थे कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक कहा जाता है, यानी कब से कब तक रहता है। तो वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33, विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री के पद पे नियुक्त किया था। किस पद पे? प्रधानमंत्री के पद पे। अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था वो किया था ऑप्शन सी, बिस्मार्क। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था ऑप्शन सी, बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग हुआ था रूस में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? 36 नंबर क्वेश्चन है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर 1917 में। कब हुआ था? नवंबर 1917। ऑप्शन बी यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? तो कांटी तापीय विद्युत परियोजना है वो मुजफ्फरपुर जिले में स्थित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन नंबर 38, रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो रेल वर्कशॉप स्थित है ऑप्शन ए, जमालपुर में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, जमालपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो अभी पढ़े हम लोग, ये सुनामी का प्रमुख कारण है जो वो क्या है?
अभी पढ़े कि सुनामी क्यों आता है, तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा, समुद्र में भूकंप के कारण। समुद्र में भूकंप आता है, इसके कारण से क्या होता है कि सुनामी आता है, इसलिए सुनामी का प्रमुख कारण हो जाएगा समुद्र में भूकंप के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, और ये क्वेश्चन इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन भी होगा कि सूखा क्या है। सूखा इसमें से क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है या प्राकृतिक आपदा है या मानव जनित आपदा है या सामान्य आपदा है या इनमें से कोई नहीं। तो सूखा हमारा एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है। सूखा कोई खुद से नहीं लाता है, वो क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है, वो प्रकृति का देन है। इसीलिए इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक आपदा। तो ये क्वेश्चन हमारे आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन था, और इसी तरह से डे बाय डे कंप्लीट करेंगे हम लोग इस सेशन को, और जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे, क्योंकि एग्जाम का डेट काफ़ी नज़दीक आ चुका है। जल्दी रिवीजन करना और जल्दी खत्म करना हमारे लिए अच्छा होगा, इसलिए आज के बाद से आप लोगों का क्लास कंटिन्यू और रेगुलर रहेगा, और जल्द से जल्द इस सेशन को ख़त्म किया जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड धन्यवाद।